नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम प्रक्रिया पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये सीधे तौर पर हम सबसे, हर भारतीय नागरिक से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। ये है भारतीय चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR 2025 कह रहे हैं। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ आधिकारिक दस्तावेज हैं और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सब मिलकर समझें कि मतदाता सूची का ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है SIR, ये आखिर है क्या, इसे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये होता कैसे जमीन पर, और सबसे जरूरी हम जैसे आम नागरिकों के लिए इसके मायने क्या हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही कि ये SIR मतलब मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में क्या है ये? हाँ, भारी जरूर लगता है नाम, पर देखिए आसान भाषा में ये समझिए कि चुनाव आयोग ना वोटर लिस्ट की एक बहुत बड़ी और गहरी साफ सफाई और जांच पड़ताल कर रहा है। अच्छा, साफ सफाई जैसे घर की सफाई होती है? हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे हम त्योहारों से पहले घर की पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं ना। करेक्ट। ये कुछ वैसा ही है वोटर लिस्ट के लिए। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि जो नए वोटर बने हैं उनके नाम जोड़ दिए। मतलब सिर्फ नए नाम जोड़ना काफी नहीं है इसमें। हाँ, और भी कुछ होता है। और भी कुछ होता है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा। ये जो शब्द है ना गहन पुनरीक्षण, इसका मतलब ही यही है कि जो लिस्ट पहले से है उसमें हर नाम को बारीकी से देखा जाए। ओके। जो बूथ लेवल के ऑफिसर होते हैं BLO, वो घर घर जाते हैं, जानकारी कंफर्म करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। देखते हैं कि लिस्ट में जिनका नाम है वो वाकई वहीं रहते हैं। सही है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। अच्छा, ये भी होता है। और सबसे अहम बात, ये पक्का किया जाता है कि कोई भी ऐसा नागरिक जो वोट देने का हकदार है, मतलब योग्य है, वो लिस्ट में आने से रह ना जाए। तो ये पूरी लिस्ट को एकदम, जैसे कहते हैं ना, फ्रेश और एक्यूरेट बनाने की कोशिश है। ठीक है, ठीक है। यानी ये वोटर लिस्ट का एक तरह से कायाकल्प हो गया। पर अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, मतलब घर घर जाकर करने वाली प्रक्रिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या जो बीच बीच में छोटे मोटे अपडेट्स होते रहते हैं वो काफी नहीं थे? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। बात ये है कि हमारा समाज ना बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, या बस बेहतर जिंदगी के लिए। हाँ, ये तो है। माइग्रेशन तो बहुत होता है। बिल्कुल। और हर साल आप सोचिए लाखों युवा 18 साल के होते हैं, पहली बार वोट डालने के काबिल बनते हैं। हाँ, नए वोटर्स जुड़ते हैं। और फिर दुखद है पर सच है, कुछ मतदाताओं का निधन भी होता है, तो उनके नाम लिस्ट से हटने चाहिए, है ना? सही बात है। और एक और दिक्कत आती है, कई बार हो सकता है एक ही व्यक्ति का नाम गलती से 2 जगह के लिस्ट में चढ़ा हो। हाँ, ये भी सुना है कि डुप्लीकेट नाम होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारी वजह है ना, ये मिलकर वोटर लिस्ट की सच्चाई और उसकी सटीकता पर असर डालती हैं। अगर लिस्ट पुरानी होगी, अपडेटेड नहीं होगी, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। और यहीं पर ये SIR जैसी जो गहन प्रक्रिया है उसका महत्व समझ आता है। अगर हम इसे लोकतंत्र की, मतलब डेमोक्रेसी की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो एक साफ सुथरी, ताज़ा और बिना गलतियों वाली वोटर लिस्ट ही तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की रीढ़ है। आप सोचिए, अगर लिस्ट ही गड़बड़ है तो चुनाव कैसे सही होंगे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर लिस्ट में ही गड़बड़ है तो ये मुमकिन है कि कोई योग्य वोटर हो वो वोट ही ना डाल पाए। बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति वोट डाल दे जिसका अब हक नहीं बनता, या जो 2 जगह वोट डाल रहा हो। हाँ, यही सब रोकने के लिए, इसीलिए एक सटीक वोटर लिस्ट सिर्फ कोई सरकारी खानापूरी नहीं है, ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का सबसे बुनियादी कदम है। चुनाव आयोग का लक्ष्य यही है कि लिस्ट इतनी पक्की हो कि हर योग्य नागरिक बिना किसी दिक्कत के अपना वोट डाल सके। सही। और पता है, जो नागरिक इस प्रक्रिया में मदद करते हैं, अपनी जानकारी सही करवाते हैं, वो एक तरह से लोकतंत्र के सच्चे रक्षक बन जाते हैं। वाह, लोकतंत्र के रक्षक। हाँ, क्योंकि वो चुनाव प्रणाली की बुनियाद को, उसकी नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। बहुत खूब। तो ये तो समझ आया कि ये क्यों जरूरी है। अब ये बताइए कि ये जमीन पर होता कैसे है, मतलब ये पूरी कवायद चलती कैसे है। शायद उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का उदाहरण अभी बिल्कुल ताजा है। वहाँ ये प्रक्रिया हाल ही में 28 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई है। अच्छा, 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है यूपी में। तो अब वहाँ आगे क्या होने वाला है, लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, प्रक्रिया का एक तय तरीका है। 4 नवंबर से
4 दिसंबर 2025 तक, यानी पूरा 1 महीना। 1 महीना? हाँ, 1 महीना। जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, BLO, वो घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी जानकारी वेरीफाई करेंगे, उनको जरूरी फॉर्म देंगे और भरे हुए फॉर्म वापस भी लेंगे। ये सबसे अहम फेज है जहां सीधा संपर्क होता है नागरिकों से। ठीक है, तो ये जानकारी जब इकट्ठा हो जाएगी, उसके बाद क्या हमें पता चलेगा कि लिस्ट में क्या बदलाव हुए हैं? हाँ बिल्कुल, पारदर्शिता बहुत जरूरी है इसमें। तो इस इकट्ठी हुई जानकारी के आधार पर 9 दिसंबर 2025 को एक ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट मतलब कच्ची सूची। कच्ची सूची, ओके। और ये पब्लिक होगी? हाँ, ये सार्वजनिक होगी। लोग इसे देख सकेंगे अपने इलाके के पोलिंग स्टेशन पर या ऑनलाइन भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग खुद चेक कर सकते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, और अगर है तो सही है या उसमें कोई गलती तो नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर नागरिकों की भूमिका फिर से बहुत अहम हो जाती है। कैसे? अगर किसी को उस ड्राफ्ट सूची में अपना नाम नहीं मिलता, या मान लीजिए नाम है पर नाम की स्पेलिंग गलत है या पता गलत है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दिखता है जो अब वहाँ रहता ही नहीं या वोट देने लायक नहीं है, हाँ, तो 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक का वक्त मिलेगा दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का। अच्छा, यानी लगभग 1 महीने का टाइम फिर मिलेगा गलतियां ठीक करवाने या नाम जुड़वाने के लिए। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर ये दावे और आपत्तियां जब आ जाएंगी, इनको निपटाने के बाद फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? इन सभी दावों और आपत्तियों पर विचार करके उनका निपटारा करने के बाद जो अंतिम यानी फाइनल वोटर लिस्ट है, वो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। 7 फरवरी 2026 को? हाँ। पर यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो तारीखें मैंने बताई, 9 दिसंबर, 8 जनवरी, 7 फरवरी, ये खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए है। अच्छा, सिर्फ यूपी के लिए? जी, दूसरे राज्य में ये प्रक्रिया जब होगी तो उनकी समय सीमा अलग हो सकती है। समझ गया। ये प्रक्रिया सुनने में तो काफी व्यवस्थित लग रही है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ BLO ही शामिल होते हैं या और भी अधिकारी होते हैं? इतनी बड़ी प्रक्रिया की निगरानी कैसे होती होगी? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए? नहीं नहीं, ये पूरा एक मल्टी लेयर सिस्टम है ताकि हर लेवल पर जांच और संतुलन बना रहे। अच्छा, कैसे? देखिए, सबसे नीचे जमीनी स्तर पर तो BLO हैं ही जो घर घर जा रहे हैं। उनके ठीक ऊपर होते हैं ARO, यानी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ARO? हाँ, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये BLO के काम की निगरानी करते हैं, उनको गाइड करते हैं। फिर इनके ऊपर आते हैं ERO, यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। जी, इनके पास एक पूरे चुनावी क्षेत्र जैसे एक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को फाइनल करने की जिम्मेदारी होती है। ओके, और फिर जिले और राज्य के लेवल पर भी कोई होता है? हाँ बिल्कुल, जिले के स्तर पर पूरी प्रक्रिया की देखरेख करते हैं DEO, जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ये आमतौर पे जिले के कलेक्टर या DM साहब होते हैं। अच्छा, DM साहब। और फिर पूरे राज्य के लिए होते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यानी CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। वो राज्य स्तर पर पूरी प्रक्रिया का संचालन और निगरानी पक्की करते हैं। तो ये जो कई स्तरों वाली व्यवस्था है ना, ये प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने में बहुत मदद करती है। समझ गया, काफी पुख्ता इंतजाम लगता है। चलिए अब कुछ ऐसी जानकारी पर आते हैं जो सीधे लोगों के काम की है। इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से फॉर्म इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि भाई मुझे कौन सा फॉर्म भरना है। बिल्कुल, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, मुख्य तौर पर 4 फॉर्म हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। हाँ, बताइए जरा इनके बारे में। शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है फॉर्म 6। फॉर्म 6? हाँ, ये तब भरना होता है जब किसी को पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना हो, जैसे कोई अभी अभी 18 साल का हुआ है। अच्छा, नए वोटर के लिए? हाँ, या फिर अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है और नई जगह की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तब भी फॉर्म 6 ही भरना होता है। ठीक है, तो नया नाम जोड़ने के लिए या नई जगह नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6। अब मान लीजिए किसी का नाम लिस्ट से हटवाना है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो या कोई हमेशा के लिए कहीं और चला गया हो, उसके लिए है फॉर्म 7। फॉर्म 7? जी, इस फॉर्म से आप वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि लिस्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो वोट देने के योग्य नहीं है, मतलब ऑब्जेक्शन है आपको, तो उसके नाम पर आपत्ति भी इसी फॉर्म 7 से दर्ज करा सकते हैं। ओके, फॉर्म 6 जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 हटाने या आपत्ति के लिए।
अब तीसरी सिचुएशन, मान लीजिए मेरा नाम लिस्ट में है पर उसमें कोई गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत छप गई या पता पुराना लिखा है या फोटो गलत है, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं उसी शहर में उसी विधानसभा क्षेत्र में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हुआ। हाँ बिल्कुल, ऐसी किसी भी तरह की गलती सुधारने के लिए या फिर अगर आप उसी चुनाव क्षेत्र के अंदर अपना पता बदल रहे हैं तो उसके लिए है फॉर्म 8। फॉर्म 8 जी, ये फॉर्म मौजूदा वोटर्स की डिटेल्स को ठीक करने, अपडेट करने के काम आता है। बहुत जरूरी फॉर्म है ये भी। ठीक है, तो फॉर्म 6, 7, 8 हो गए। एक फॉर्म 6B का भी जिक्र सुना था, वो किस लिए है? हाँ, फॉर्म 6B ये वो फॉर्म है जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने आधार नंबर से लिंक करने की जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, आधार लिंकिंग के लिए। हाँ, लेकिन और ये बात कार्ड बांध लीजिए, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, मतलब आपकी मर्जी पर है। ये अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको आधार लिंक करना ही है। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने कि फॉर्म 6B भरना कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये सारे फॉर्म आम आदमी को मिलेंगे कहाँ? क्या इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? नहीं, कोशिश की गई है कि इसे आसान बनाया जाए। ये सारे फॉर्म एक तो आपके इलाके के जो BLO हैं वो जब घर आएंगे तो उनसे मिल सकते हैं। हाँ, या फिर आप खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट है voters.eci.government.in, वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो वहीं ऑनलाइन भर भी सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। जी, और एक वोटर हेल्पलाइन नाम का मोबाइल ऐप भी है, उस पर भी ये सुविधा है। बहुत बढ़िया। अब फॉर्म भरते समय किन कागजात की जरूरत पड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। कई बार लोगों के पास, खासकर गांव देहात में या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास सारे दस्तावेज नहीं होते। हाँ, ये चिंता रहती है लोगों को। देखिए, सामान्य तौर पर पहचान के लिए कोई एक दस्तावेज चाहिए होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक। हाँ, पते के सबूत के लिए राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, बैंक की पासबुक, या अगर किराए पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, इनमें से कुछ चल जाता है। और जन्म तिथि के लिए, खासकर जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, जैसे 10वीं की मार्कशीट। लेकिन अगर किसी के पास इनमें से कुछ दस्तावेज ना हो या कोई भी ना हो, मान लीजिए कोई बेघर है या घुमंतु समुदाय से है, तो क्या वो वोट डालने के अधिकार से वंचित रह जाएगा? यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी अच्छी बात है। चुनाव आयोग का ये साफ निर्देश है कि सिर्फ कागजात की कमी की वजह से किसी भी योग्य नागरिक का नाम लिस्ट में जुड़ने से रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, अगर किसी के पास ये स्टैंडर्ड दस्तावेज नहीं है तो जो BLO है वो खुद मौके पर जाकर पूछताछ करके, आस पड़ोस के लोगों से पूछकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके। जो स्थानीय निकाय के सदस्य होते हैं उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी मान्य होता है, और कुछ मामलों में आवेदक खुद एक स्व घोषणा पत्र, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकता है कि मेरे पास दस्तावेज नहीं है पर मैं यहीं रहता हूँ और योग्य हूँ। ये तो वाकई बहुत अच्छा प्रावधान है, खासकर उन लोगों के लिए जो किराए पर रहते हैं, जिनका बार बार घर बदलता है, या जो प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास स्थायी पते का प्रूफ नहीं होता। बिल्कुल, आयोग का लक्ष्य बहुत साफ है, समावेश, मतलब हर योग्य भारतीय नागरिक को इस प्रक्रिया में शामिल करना है। जैसा कि कहा भी गया है, कागज नहीं, आपका अधिकार मायने रखता है। और मैं फिर से दोहरा दूं कि आधार लिंक करना फॉर्म 6B बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई इसके लिए दबाव नहीं डाल सकता। आपने ये समावेश की बात की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया है, पूरे देश में चलती है, इसमें कुछ दिक्कतें या चुनौतियां भी तो आती होंगी। क्या सब कुछ इतना स्मूथ चलता है? देखिए, चुनौतियां तो होती हैं, इतनी बड़ी कवायद है तो कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आना स्वाभाविक है। जैसे? सबसे पहली चुनौती तो है जागरूकता की कमी। बहुत से लोगों को सही प्रक्रिया क्या है, कौन सा फॉर्म भरना है, आखिरी तारीख क्या है, इन सब के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता। हाँ, ये तो होता है। इससे या तो गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरने में, या फिर लोग शामिल होने से ही रह जाते हैं। और वो दस्तावेज वाला डर जो आपने बताया था, हाँ, वो दूसरी बड़ी चुनौती है। भले ही बिना दस्तावेज के नाम जोड़ने का प्रावधान है, जैसा हमने डिस्कस किया, फिर भी कई लोग, खासकर गरीब तबके के या कम पढ़े लिखे लोग, दस्तावेज ना होने के डर से प्रक्रिया से दूर ही रहते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या मांग लेंगे, कहीं कोई मुश्किल ना हो जाए। तीसरी बड़ी चुनौती है BLO पर काम का बोझ।
आप सोचिए, उन्हें घर घर जाना है, फॉर्म भरने में मदद करनी है, जानकारी जांचनी है, ये सब कुछ एक सीमित समय में करना होता है। ये बहुत मेहनत का काम है। हाँ, उन पर प्रेशर तो रहता होगा। बिल्कुल। और आजकल क्योंकि बहुत कुछ डिजिटल हो रहा है, बिल्कुल। तो चौथी चुनौती है तकनीकी दिक्कतें। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाली दिक्कतें। हाँ, जैसे कभी ऑनलाइन फॉर्म भरने में वेबसाइट धीमी हो जाती है या मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता। दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या भी हो सकती है। तो ये सब चुनौतियां हैं जिनसे निपटना पड़ता है। तो यहाँ बड़ा सवाल यही बनता है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद प्रक्रिया की ईमानदारी और सटीकता को कैसे बनाए रखा जाए। बिल्कुल। आयोग लगातार कोशिश करता है इन सब से निपटने की, ट्रेनिंग देता है, टेक्नोलॉजी सुधारता है, लेकिन ये एक सतत चुनौती है। लक्ष्य यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा योग्य लोगों को जोड़ा जाए और गलतियां कम से कम हों। समझ गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक आम नागरिक के तौर पर हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस पूरे प्रक्रिया के दौरान? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि नागरिक भी अपनी तरफ से थोड़े सजग रहें। बताइए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम चुनाव आयोग की वेबसाइट है voters.eci.gov.in। उस पर जाएं और सर्च इन इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन इस्तेमाल करके अपना नाम चेक करें। पहला स्टेप, अपना नाम ऑनलाइन चेक करें। हाँ, देखें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, और अगर है तो सारी डिटेल्स, मतलब नाम की स्पेलिंग, पता, उम्र वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है। और अगर नाम नहीं है या कोई गलती है तो फिर सही फॉर्म चुनें और उसे भरें। जैसा हमने बात की, नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, गलती सुधारने या पता बदलने के लिए फॉर्म 8। और ये पक्का करें कि आपका नाम सिर्फ एक ही जगह की वोटर लिस्ट में हो। अगर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पुरानी जगह से नाम कटवाएं, फॉर्म 7 भरकर या नए फॉर्म 6 में ही ऑप्शन चुनकर और फिर नई जगह जुड़वाएं। 2 जगह नाम रखना कानूनी तौर पर गलत है। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये पक्का करें कि आपका नाम सिर्फ एक ही जगह की वोटर लिस्ट में हो। अगर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पुरानी जगह से नाम कटवाएं, फॉर्म 7 भरकर या नए फॉर्म 6 में ही ऑप्शन चुनकर और फिर नई जगह जुड़वाएं। 2 जगह नाम रखना कानूनी तौर पर गलत है। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, फॉर्म और दस्तावेज जमा करते समय क्या ध्यान रखना है? कहीं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाएं। सीधे अपने इलाके के बीएलओ को दें या फिर चुनाव आयोग द्वारा जो अधिकृत कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं वहीं जमा करें। अच्छा। किसी भी अनजान व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के भरोसे न रहें कि वो आपका फॉर्म जमा करा देंगे। खुद करें या बीएलओ के माध्यम से करें। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप फॉर्म जमा करें, चाहे बीएलओ को दें या सेंटर पर, उसकी पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना कभी न भूलें। अच्छा, रसीद जरूर लें। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि आपने फॉर्म जमा कर दिया है। कल को कोई दिक्कत हो तो आप वो रसीद दिखा सकते हैं। ये बहुत काम की टिप है। और वो ड्राफ्ट लिस्ट वाली बात, उसका क्या करें? हाँ, वो स्टेप भी बहुत जरूरी है। जब ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हो, जैसे यूपी में 9 दिसंबर 2025 को होगी, तो उसमें अपना नाम और बाकी डिटेल्स दोबारा जरूर चेक करें। दोबारा? फॉर्म भरने के बाद भी? हाँ, दोबारा। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के बाद भी डेटा एंट्री में कोई गलती रह जाती है, तो ड्राफ्ट लिस्ट में चेक करना एक तरह से फाइनल कंफर्मेशन है। ओके। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में भी आपका नाम ना हो या कोई गलती हो तो फौरन जो समय सीमा दी गई है, जैसे यूपी में 8 जनवरी 2026 तक, उसके अंदर अपना दावा या आपत्ति वाला फॉर्म भरकर जमा कर दें। यानी लापरवाही नहीं करनी है, चेक करते रहना है। बिल्कुल, अपना हक है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई और सलाह देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को? बस यही कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आजकल व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत गलत जानकारी फैलती है, खासकर ये आधार लिंकिंग की अनिवार्यता जैसी बातों पर। जैसा मैंने कहा, ये स्वैच्छिक है। हाँ, ये क्लियर हो गया। किसी भी जानकारी की पुष्टि करनी हो तो हमेशा चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखें या उनकी हेल्पलाइन पर फोन करके पूछें। वही सबसे भरोसेमंद स्रोत है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो ये एसआईआर 2025 की प्रक्रिया आखिर में हमारे लिए है क्या? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि एसआईआर 2025 सिर्फ एक सरकारी रूटीन का काम नहीं है।
ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की सेहत को दुरुस्त रखने का एक बहुत अहम प्रयास है। एक साफ सुथरी और अपडेटेड वोटर लिस्ट ही आजाद, निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनावों की गारंटी दे सकती है। जब हर लायक नागरिक का नाम लिस्ट में सही सही दर्ज होता है, तभी हमारा लोकतंत्र असल मायनों में प्रयास है। एक साफ सुथरी और अपडेटेड वोटर लिस्ट ही आजाद, निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनावों की गारंटी दे सकती है। जब हर लायक नागरिक का नाम लिस्ट में सही सही दर्ज होता है, तभी हमारा लोकतंत्र असल मायनों में सबकी आवाज बन पाता है। यानी इसमें हर नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी भी है, सिर्फ वोट डालना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, हर वो नागरिक जो ये पक्का करता है कि उसका नाम, उसके परिवार वालों का नाम, उसके जानने वालों का नाम वोटर लिस्ट में सही तरह से शामिल है, वो सिर्फ एक वोटर नहीं है, वो सही मायनों में, जैसा मैंने पहले कहा, लोकतंत्र का सच्चा रक्षक है। क्योंकि वो उस बुनियाद को, उस नींव को मजबूत कर रहा है जिस पर पूरी चुनावी इमारत खड़ी होती है। याद रखिए, वो लाइन कागज नहीं, आपका अधिकार मायने रखता है। ये पूरी प्रक्रिया उसी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए है। ये वाकई एक मजबूत करने वाला विचार है। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या? कि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना? लोग इतनी आसानी से यहाँ से वहां जा रहे हैं, माइग्रेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी हर रोज नई हो रही है। तो ऐसे में भविष्य में वोटर लिस्ट को हमेशा सटीक और अपडेटेड रखने के लिए हमें और किन नए तरीकों और लगातार कोशिशों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। कैसे हम ये जो इंसान द्वारा की जाने वाली जांच है, जैसे BLO का घर जाना और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उसके बीच एक सही तालमेल बिठा सकते हैं ताकि गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, भविष्य की चुनौती भी है ये। अच्छा, जाते जाते अगर किसी को इस बारे में और जानकारी चाहिए हो या उनके मन में कोई सवाल हो, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? हाँ, चुनाव आयोग ने इसके लिए कई रास्ते खुले रखे हैं। एक तो नेशनल वोटर हेल्पलाइन है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1950। 1950 जी, 1950। इस पर आप काम के दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हिंदी, अंग्रेजी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। और ऑनलाइन कुछ है? हाँ, ऑनलाइन जानकारी के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत है चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in। इस पर आप काम के दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हिंदी, अंग्रेजी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। और ऑनलाइन कुछ है? हाँ, ऑनलाइन जानकारी के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत है चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in। 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 जी, यहाँ सारी जानकारी भी है, फॉर्म्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। और वो वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड किया जा सकता है। और यूपी वालों के लिए कोई अलग नंबर भी था शायद? हाँ, उत्तर प्रदेश के निवासी चाहें तो राज्य की हेल्पलाइन 0522-23000020 या 23000021 पर भी संपर्क कर सकते हैं। 0522-23000020 जी। चलिए, ये सारी जानकारी यकीनन हमारे सुनने वालों के बहुत काम आएगी। तो हमारी अपील यही है कि जागरूक बने, अपनी जानकारी खुद जांचें और इस जरूरी प्रक्रिया के बारे में दूसरों को भी बताएं, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने वोट के सबसे कीमती अधिकार से महरूम ना रह जाए। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।